बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का 5वां अध्याय शासक और इमारतें। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जो पाठ के बीच में आपको प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, पाठ के आंतरिक प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न आपके लिए, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी। तो आप जो है देख सकते हैं इसे, ये प्रश्न कहाँ पर मिलेगा बच्चों, आपको पेज नंबर 66 यानी कि 66 नंबर पेज पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें। और उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों, आप उत्तर लिखेंगे, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर जब आक्रमण किया था तो वहां से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया था। इसी तरह से महमूद गजनवी ने जो भारत से धन प्राप्त किया था उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया। दोनों में कई रूपों में भिन्नता थी। किसमें? राजेंद्र और महमूद गजनवी में। महमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया था। महमूद गजनवी भारत से धन लूटकर गजनी ले गया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने जो दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया उसे अपने राज्य में ही रहने दिया। तो इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और इसे याद करें। बात करते हैं यहाँ पर बच्चों दूसरा प्रश्न, वास्तुकला की गौतिक शैली के बारे में व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न मिलेगा आपको पाठ के बीच में बच्चों, ध्यान दें आप 72 नंबर पेज पर, 72 नंबर पेज पर आप इस प्रश्न को देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चे के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से, किस नाम से? गौथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। ध्यान रखें बच्चों, 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आगे, पाठ के अंत में पूछे गए कुछ प्रश्न होंगे बच्चों। आप देखें अपने पाठ के अंत में, वहाँ पर कुछ आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर से याद करें, सबसे पहले आपके लिए फिर से याद करें। और पहला प्रश्न है बच्चों, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और चापाकार सिद्धांत जो है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है ये कि ये जो है दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे आप अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ये 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सैतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। तो समझ गए ना बच्चों आप, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली किसे कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी शैली चापाकार सिद्धांत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी भी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। तो इस प्रकार से आप जो है अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जिसमें 2 पार्ट होंगे आपके, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और दूसरा होगा चापाकार सिद्धांत। बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है मंदिर का शिखर कहलाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पितरा दूरा क्या है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे आप, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पितरादूरा कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो
तो इस प्रकार से आप पित्रादूरा के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न है, यहाँ पर चौथा प्रश्न है बच्चों, एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं? तो उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे मुगल चारबाग की विशेषताएं। इस प्रकार से आप एक हेडिंग डालेंगे बच्चों और उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, चारबाग 4 समान हिस्सों में बंटे होते थे। दूसरा, यह बाग दीवार से घिरे होते थे। और नंबर 3 लिखेंगे आप, बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, इसके जो है विशेषताएं लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर प्रश्न है, आइए समझें। देख रहे ना आप यहाँ पर, आइए समझें। और पांचवा प्रश्न है इसमें, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? उत्तर लिखेंगे आप, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जो है पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उसे याद करेंगे। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर छठा प्रश्न, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? आप देख रहे हैं बच्चों, एक बार फिर से आप प्रश्न को पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। ये दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, क्या कहा गया है? अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों आप, शाहजहां की पत्नी मुमताज की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मुमताज की मृत्यु? 1631 ईस्वी में। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 में यमुना नदी के समीप लाल किला का निर्माण करवाया। लाल किला के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर का बना हुआ अद्भुत इमारत है, जिसमें कई तरह की नक्काशियां बनाई गई हैं। इसकी सुंदरता को देखते हुए ही दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद सातवां प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, आपके पाठ में, मुगल दरबार से इस बात के कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह से समान न्याय मिलेगा। नंबर 1, कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफिसियन को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और नंबर 2, ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। नंबर 3, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और प्रश्न है ये 7वां, उसका उत्तर थोड़ा बड़ा है बच्चों, लेकिन आप जो है अच्छे से इसे समझें और इसे याद करें। बात करते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न है बच्चों, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में निर्माण नदी का, एक बार फिर से पढ़ें, शाहजहानाबाद में एक नए
शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की भूमिका क्या भूमिका थी? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। नंबर 1 क्या था? यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था, क्योंकि जो नदी के तट पे जो शहर बसे होते हैं बच्चों, उनमें पीने की पानी कमी नहीं होती है। नंबर 2 यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्रायः समतल था। और नंबर 3 दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर यानी कि 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से इसी प्रकार से लिखें और उसे याद करें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर आइए विचार करें। अगला प्रश्न है आइए विचार करें से, और यहाँ पर है प्रश्न 9वां। आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? तो उत्तर लिखेंगे आप, अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निम्न प्रकार से आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। और इसमें नंबर लिखेंगे आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। तो नंबर 1 अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। नंबर 2 किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे। नंबर 3 उनके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। और नंबर 4 सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। ठीक है बच्चों, और इसके बाद यहाँ पर जो आपके लिए है 10वां प्रश्न, और इसमें पूछा गया है बच्चों 10वें प्रश्न में चित्र 4 पर नज़र डालें, यह इमारत आज कैसे तेजी से बनवाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो है आप चित्र को देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में बच्चों, 10वें प्रश्न के नीचे जो चित्र दिया हुआ है, और उसका उत्तर आप स्वयं अपने आप लिख सकते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है बच्चों, तो इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। पता लगाएं कि आपके गांव या कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा अथवा स्मारक है, इसे वहां क्यों स्थापित किया गया था, इसका प्रयोजन क्या है। तो आप देखें अपने गांव में अपने आसपास वहां पर कोई ऐसी इमारत है जिसे किसी महान व्यक्ति ने बनवाया था, तो उसके बारे में आप जानकारी जुटाएं बच्चों, और अपने आप उसका उत्तर स्वयं लिखेंगे। इसके बाद है 12वां प्रश्न बच्चों, जिसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। अपने आसपास के किसी पार्क या बाग की सैर करके उसका वर्णन करें, किन मायनों में ये मुगल बागों से समान और भिन्न है। तो ध्यान रखें बच्चों, आपने पाठ तो पढ़ ही लिया होगा, तो आप अपने आसपास के बाग बगीचे की सैर करें, उसे देखें और उसमें बताएं कि किस प्रकार से मुगल जो है काल के जो बाग बगीचे थे और आज के जो बाग बगीचे हैं आपके आसपास, वो किस प्रकार से उनमें अंतर है, ये इसका उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें। अध्याय 6 हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, उसके प्रश्न उत्तर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।